पिछले 72 घंटों में इजराइल ने 6 अलग अलग देशों पर जबरदस्त हमले किए हैं और अब अगला नंबर मोसाद की लिस्ट में भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के जिगरी दोस्त। फाइनली इन अटैक्स को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अब अमेरिका के हाथ से बाहर जाता जा रहा है। इजराइल ने इसके बाद ठोका लेबनान को कि पिछले एक साल में 100 हमले इजराइल कर चुका है और इजराइल को यह खबर मिली थी कि ये लोग टूनिशिया से चलकर गाजा पट्टी में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं और गाजा से लगभग 70% से ज्यादा एरिया पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। देखिए, डर हो तो इजराइल जैसा। दोस्तों, इजराइल एक खूंखार शिकारी की तरह शिकार पे शिकार किए जा रहा है। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने 6 अलग अलग देशों पर जबरदस्त हमले किए हैं। बहुत ही प्रिसाइज और टारगेटेड हमले हैं, कि ऐसा नहीं कि खुलेआम बम गिरा रहा है। और अब अगला नंबर मोसाद की लिस्ट में भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के जिगरी दोस्त, इस्लाम जगत के कथित खलीफा और दावेदारी करने वाला अर्दोगन यानी तुर्की का है और मोसाद इसे ठोकेगा पक्का। आप नोट कर लीजिए मेरी इस बात को। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ अर्दोगन ही ऐसा है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट का नेता बनने का नया नया शौक चढ़ा है और ये शौक इसे पिलवाएगा जरूर, क्योंकि ये भूल रहा है कि ये पंगा किससे ले रहा है। पहले तो इसने जो इजराइल के लिए बोला वो देखिए। ये कहता है कि इजरायली हमला सीधे तौर पर कतर की स्वतंत्रता का हनन है। इजराइल ने सिर्फ कतर पर हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा किया है। इसके बाद ये बोलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंक फैलाने को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया है। ये तो था इसका बयान। और अगला नंबर इसका क्यों है, ये मेरी सिर्फ एक कल्पना नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक AEI की भी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास के खिलाफ इजराइल की हालिया रणनीति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई सिर्फ गाजा या उसके आसपास तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान और कतर में हमला करके इजराइल ये साबित भी कर चुका है। इस वक्त हमास को सबसे बड़ा समर्थन तुर्की से मिल रहा है, इसलिए ये संभव है कि इजराइल तुर्की में मौजूद हमास के आतंकियों को खत्म करेगा या फिर तुर्की से सामरिक टकराव की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो इनका भी मानना है कि अब इस अर्दोगन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मोसाद की लिस्ट में इस समय सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि ये हमास के आतंकियों को शह दे रहा है। देखिए, इस अर्दोगन की नीति हमेशा से भारत के खिलाफ रही है। इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। भारत ने सबसे पहले एक तो इसकी मदद की थी और इसने सबसे पहले भारत की खिलाफत की थी पाकिस्तान को सपोर्ट करके। इस आस्तीन के सांप का तो सर इजराइल जल्द ही कुचलने वाला है। अब तुर्की सिर्फ एक चीज पर उछलता है कि ये नाटो का मेंबर है और नाटो का आर्टिकल 5 इसको बचा लेगा, जिसमें आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी नाटो कंट्री पर अटैक हुआ तो बाकी सभी देश भी एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन शायद तुर्की ये भूल रहा है कि नाटो में वो होता है जो अमेरिका बोलता है, और जब अमेरिका ही इजराइल के पीछे है तो फिर नाटो कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हारा इलाज करने से इजराइल को कोई नहीं रोक पाएगा। और अब फाइनली इन अटैक्स को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अब अमेरिका के हाथ से बाहर जाता जा रहा है या बाहर निकल चुका है ऑलरेडी। इजराइल का मैसेज अमेरिका के लिए भी साफ है कि आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट करिए। हम अपने फैसले खुद लेंगे कि कौन हमारा दुश्मन है और किसको हमें कब और कहां मारना है। अब पहले आपको ये 6 कंट्रीज के बारे में बताता हूं जिन्हें सिर्फ पिछले 72 घंटों के अंदर इजराइल ने ठोका है। पहला, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो कल बना चुका हूं, जिसमें कतर पर हमले की जो रियल रीजन था, उसमें अमेरिका का क्या गेम चल रहा है, वो सब मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया था कतर में, जहां हमास की लीडरशिप को इन्होंने टारगेट किया। ये हमला हमास के करंट चीफ जो है खलील अल हय्या, उसके ऊपर किया गया था। यहाँ तक कि कतर अमेरिका का काफी क्लोज है। एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कोई अगर है तो वो कतर है। और सबसे पहले इजराइल ने कतर को ही ठोका। और ये देखिए कि अमेरिका ने रिटन में दिया हुआ है कतर को कि आप एज एन आर्बिट्रेटर हमास के लीडर्स को अपने यहाँ बैठा सकते हो, यानी कि आप उनको रोक सकते हो, जिससे कि कतर एक ऐसा पॉइंट रहे कि अगर कभी बातचीत करनी पड़े तो वो वहां पर कतर में एक एज अ मिडल पॉइंट मानकर करी जा सके। और मैंने बताया था कि पूरे मिडिल ईस्ट का ये सबसे बड़ा बिचौलिया माना जाता है कतर।
इसका जिक्र हमने कल किया था। इसीलिए अब कतर ने इस अटैक पर कुछ नाराजगी जताई है अमेरिका से कि भाई आपने तो खुद बोला था कि हमास के लीडर्स को आप अपने यहाँ बैठाओ बातचीत करने के लिए, फिर ये हमला क्यों हुआ? इसकी डिटेल्स आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हो जो मैंने कल बनाई थी। अब आते हैं दूसरे हमले पर। इजराइल ने इसके बाद ठोका लेबनान को। लेबनान के बेका और हरमेल में ये हमले किए गए। इसमें इजराइल ने यह दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। इसमें भी 5 लोगों की जान गई, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर चल रहा था, बावजूद इसके इजरायली इंटेलिजेंस को कुछ हरकत होने का अंदेशा हुआ कि शायद ये लोग कुछ एक गुट बना रहे हैं, दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं और शायद कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। जिसके बाद ये हमले इजराइल ने हिजबुल्लाह के उन ठिकाने पर किए। ये इजराइल से उड़ान भरते हैं और लेबनान के अंदर घुसकर बेका वैली के पास जाकर ये हमला करते हैं और इजराइल के अकॉर्डिंग जो टेररिस्ट फैसिलिटी थी ये उसको उड़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस पर इजराइल का कहना है कि वहां हिजबुल्लाह की टेररिस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने उसे उड़ा दिया पहले ही। इसके बाद तीसरा हमला होता है सीरिया पर, जिसमें इजराइल के फाइटर जेट्स फिर से उड़ान भरते हैं और सीरिया के अंदर जाकर वहां के एयरफोर्स बेस और सेना के कैंप्स पर हमला बोल देते हैं। सीरियन ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि पिछले 1 साल में 100 हमले इजराइल कर चुका है, जिसमें से 86 बार हवाई हमले हुए हैं और 11 बार ग्राउंड ट्रूप्स ने अंदर घुसकर ठोका है। इसमें लगभग 135 साइट को निशाना बनाया गया है और 61 लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए, एक देश दूसरे देश पे 100 बार सिर्फ 1 साल के अंदर, इस पिछले 1 साल में कर चुका है ये 100 हमले। और सीरिया पर इस हमले की वजह जो अमेरिका ने उस सो कॉल्ड टेररिस्ट को खुली ग्रीन लाइट दी थी, खुली छूट दी थी कि भाई आप सीरिया में सरकार बना सकते हो, तो उससे नाराज होकर, क्योंकि इजराइल को लगता है कि वो बंदा इजराइल के लिए ठीक नहीं है, इससे नाराज होकर ये हमले किए गए। इसके बाद चौथा हमला होता है ट्यूनीशिया पर। सोमवार की रात में ट्यूनीशिया के पोर्ट पर एक फैमिली बोट खड़ी थी जिस पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था। इसमें 6 लोग सवार थे। अब देखिए, ट्यूनीशिया अफ्रीका में पड़ता है और इजराइल को ये खबर मिली थी कि ये लोग ट्यूनीशिया से चलकर गाजा पट्टी में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस किस लेवल पर काम कर रही है या इनको इंटेलिजेंस किस लेवल पर मिल रही है। इस प्लानिंग की सूचना मिलते ही इन्होंने इस बोट को ही उड़ा दिया। इसके बाद 5वां हमला हुआ यमन की कैपिटल सना पर। इसमें इजराइल ने हूतियों के ठिकाने को निशाना बनाया। इस हमले में खबर आती है कि 35 लोगों की मौत हो जाती है। तो अब आप देखिए कि 5 अलग अलग देशों को इजराइल निशाना बना चुका है और बाकायदा ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इजराइल वाले, और बता रहे हैं कि इन्होंने ये हमले क्यों किए, इनका मोटिव उसके पीछे क्या था। और 6ठा हमला किया गया गाजा में। इसमें 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा से लगभग 70% से ज्यादा एरिया पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। और इन सभी हमलों के पीछे नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है कि हमारे दुश्मन पूरी दुनिया में कहीं भी क्यों ना छुपे हों, हम उनको मारेंगे। और हमास ने इजराइल के जो लोग बंधक बनाए हुए हैं, ये गाजा पर रिएक्शन उससे रिलेटेड ज्यादा था, इसलिए हमास को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। अब चाहे वो देश अमेरिका का दोस्त हो या ना हो, इन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी देश अमेरिका का दोस्त होना या ना होना वो मैटर ही नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल का अगर दुश्मन है तो वो ठुकेगा, वो चाहे जहां भी हो दुनिया में। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई हैं कि कतर पर हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर काफी गर्मागर्मी हुई, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है कि ये अमेरिका जानबूझकर खबरें उड़ा रहा है जिससे इन सब हमलों से वो खुद को अलग कर सके, यानी इन सब में अमेरिका की प्रेजेंस किसी को फील ना हो। पर ये आप सब भी जानते हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि आप देखें तो रशिया भी इजराइल के खिलाफ ही रहता है और रशिया इजराइल के इन हमलों को गलत ही बोलता रहता है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट के सभी देश इजराइल से नाराज ही रहते हैं, खासकर कतर के हमले के बाद से अब फिर से सब इस पर नाराजगी तो दिखा रहे हैं।
पर किसी की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो ये बोल दे कि हम एक साथ खड़े होकर इजराइल को इस हमले का जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये बोलेंगे और हो सकता है उसके अगले आधा 1 घंटे 2 घंटे में कुछ मिसाइल आकर उनके देश पर ही गिरने लगे। ऐसा खौफ है इजराइल का। आप देखिए एक छोटा सा देश और पूरे मिडल ईस्ट में कैसा खौफ पैदा कर दिया है इजराइल ने। और ये सब सिर्फ इसलिए कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट यानी इजराइल के अगेंस्ट किसी तरह की प्लानिंग या प्लॉटिंग का सोचा भी तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि अगर आपने सोचा तो उसके चांसेस हैं कि इजराइल को पता लग जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स आप सब की काफी करीब रहते हैं हर समय, ये इजराइल का मानना है, और हम तक उस प्लानिंग और उस प्लॉटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी। और अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो हम ठोकेंगे, वो नौबत ही नहीं आने देंगे कि आप हमला करो, आपको प्लानिंग फेज में ही उड़ा दिया जाएगा। और अब नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमारे हॉस्टेजेस हमास वापस दे, वरना ये हमारे सभी दुश्मनों को भुगतना होगा। देखिए, डर हो तो इजराइल जैसा, इसे कहते हैं पावर, जो अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है और कोई सामने खड़ा होकर बोलने वाला नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इजराइल ये ठीक कर रहा है या गलत, और क्या ये सब अमेरिका की सपोर्ट के बिना पॉसिबल है, या ये सब अमेरिका का ही एक गंदा खेल है पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जेब में रखने का। एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।